वेलकम टू लीगल गाइड 360 योर कंप्लीट लीगल कंपास में आप सभी व्यूअर्स और वाचर्स का मैं एडवोकेट विकास राजावत हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पूर्व विदित है कि मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर सेक्शन 1 to 5 आईपीसी का पढ़ाया था और उसको कंपेयर करके बताया था बीएनएस के साथ, भारतीय न्याय संहिता 2023 के साथ। आईपीसी की सेक्शन 1 to 5 बीएनएस की सेक्शन 1 हो गई थी, मैंने ये भी आपको बताया था। आज के लेक्चर के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं उससे आगे की सेक्शन बीएनएस की सेक्शन 2, जो कि हमें डेफिनेशंस बताती है। अब बीएनएस की सेक्शन हम कंपेयर करके पढ़ेंगे आईपीसी से कि आईपीसी की कौन सी सेक्शन क्या थी और बीएनएस में अब उसे क्या जगह मिली हुई है, क्योंकि 1 जुलाई 2024 से बीएनएस प्रभाव में आ जाएगी। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर एक्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, कार्य की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ओमिशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। ओमिशन मतलब लोप की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि लोप क्या होता है। एनिमल की डेफिनेशन समझेंगे कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के हिसाब से एनिमल की डेफिनेशन क्या है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के हिसाब से चाइल्ड की डेफिनेशन क्या होगी। एक बार मैं और बता दूं आपको, चाइल्ड की डेफिनेशन आईपीसी के अंदर नहीं थी। चाइल्ड की डेफिनेशन स्पेशली भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर ऐड करी गई है और इसके पीछे का उद्देश्य वो सब मैं इस लेक्चर के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे काउंटरफीट के बारे में, कूटकरण के बारे में। तो इन्हीं सभी डेफिनेशंस को मैं बताऊंगा आज के इस लेक्चर में, बने रहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एक्ट की, कार्य की, कि एक्ट क्या होता है। बेयर एक्ट से भी हम समझेंगे और वैसे भी मैं आपको बताऊंगा एक सिंपल वे में कि एक्ट क्या होता है, ओमिशन क्या होता है। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताता आया हूं कि मैंने जो रेड से किया है मतलब वो पुराने लॉ की है, जो मैंने ग्रीन से लिखा है मतलब वो सेक्शन नए लॉ की है। तो मैं बता दूं आपको, जो आईपीसी में सेक्शन 30 थी, जो आईपीसी में सेक्शन 33 थी, वो अब भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर सेक्शन 2 का सब सेक्शन 1 हो गई है। मैं अगर बात करूं कि एक्ट कार्य कहां पर डिफाइन है आईपीसी में, तो वो सेक्शन 33 के अंदर डिफाइन था। बात अगर मैं बीएनएस 2023 की बात करूं, बीएनएस 2023 की बात करूं, तो डिफाइन कहां है, 2 सब सेक्शन 1 के अंदर। ऐसे ही मैं बात ओमिशन की करूं, लोप की करूं कि ओमिशन लोप आईपीसी में कहा डिफाइन था, तो सेक्शन 33 के अंदर डिफाइन था। नए लॉ के अंदर बीएनएस के अंदर ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 25 के अंदर डिफाइन है। तो दो चीजें तो आपको ये याद रखनी है, एक एक्ट कहां डिफाइन है और ओमिशन कहां डिफाइन है। तो मैं आपको बता दूं एक्ट होता क्या है। इस सेक्शन के अंदर एक्ट की जो डेफिनेशन बताई है हमें बीएनएस ने और आईपीसी ने, कोई चेंज नहीं है सेक्शन के अंदर, केवल दी वर्ड करके एक शब्द था उसको हटा दिया है बस, और उससे बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता कि द वर्ड एक्ट मतलब जो वर्ड एक्ट है उसका क्या मतलब है। तो अब इन्होंने बता दिया कि एक्ट का क्या मतलब है, सिर्फ इतना ही हमें बताया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, मैं आपको समझाऊं, पहले एक्ट समझ लेते हैं। एक्ट क्या होता है, कार्य क्या होता है। तो बहुत सिंपल भाषा में मैं अगर एक लाइन में बताऊं तो हर वो चीज जो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड हो, विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जिसको करने से आपको रोका गया हो, जिसको करने से लॉ के द्वारा आपको रोका जाता हो, वो एक्ट है। ओमिशन का मतलब होता है लीगली बाउंड टू डू, जिसके लिए आपको कानूनी रूप से बाध्य किया गया उस चीज को करने के लिए। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। सपोज करो कि किसी कानून के अंदर, किसी कानून को, क्या मैं बीएनएस को ही लेता हूं, बीएनएस के अंदर ही अब ऑर्गेनाइज क्राइम करना ऑफेंस है, मतलब आपको ऑर्गेनाइज क्राइम करने से रोका गया। और अगर आप ऑर्गेनाइज एक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम अगर करते हैं मतलब आप करते हैं मतलब कोई कार्य कर रहे हैं, तभी ऑफेंस होगा। तो आपने जैसे ही कोई ऑर्गेनाइज क्राइम किया, लॉ के द्वारा आपको रोका गया है,
तो आपने एक्ट कर दिया और इस एक्ट के लिए आपको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। तो ये तो थी एक्ट की बात, केस को विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ओमिशन का मतलब होता है जिसको लीगली बाउंड किया गया उस चीज के लिए। अब लीगली बाउंड कैसे, मैं एग्जांपल से बताऊं कि एग्जांपल जेलर ले लेते हैं। एक कैदी को खाना खिलाना कानूनी रूप से जेलर की ड्यूटी है, और जेलर अगर कैदी को खाना नहीं दे रहा है तो उसने ओमिशन किया है। किसी का आप मर्डर एक तो चाकू मार के कर सकते हो और एक आप उसको भूखा रख कर भी कर सकते हो। तो इसलिए हमारे कानून ने कहा कि ओमिशन भी ऑफेंस है और एक्ट भी ऑफेंस है। मतलब आप एक्ट करके कोई ऐसा काम करते हो जिसके लिए कानूनी रूप से आपको रोका गया, प्रोहिबिटेड किया गया, तो आपने ऑफेंस किया है। अगर कोई ओमिशन करते हो मतलब जिसके लिए कानून ने आपको बाध्य किया कि ऐसा करना है, जैसे पुलिस ऑफिसर को बोला है कि आपको क्राइम अगेंस्ट वुमन अगर है तो एफआईआर रजिस्टर्ड करनी है, कोई यस नो बट नहीं, तो अगर वो नहीं करता है तो उसको पनिश किया जाएगा। तो आई होप आपको एक्ट और ओमिशन अच्छे से समझ आ गया हो। अब मैं यहाँ बताऊं एक्ट का मतलब क्या। एक्ट का मतलब है डोनेट्स एज वेल एज अ सीरीज ऑफ एक्ट एज अ सिंगल एक्ट। तो ये कह रहे हैं जो एक्ट की सीरीज होगी उसको एक सिंगल एक्ट समझा जाएगा। एग्जाम्पल से मैं बताऊं, एक कोई व्यक्ति है, उसके आपने 3-4 बार चाकू से वार करा, 5-6 बार चाकू से वार किया, तो आपने चाकू खोला फिर उसको वार किया या उसको कपड़े से साफ किया, जो भी आपने करे ये सीरीज ऑफ एक्ट है। तो इनको एक एक्ट में हम काउंट करेंगे और मानेंगे कि आपने मर्डर किया है चाकू के द्वारा। ऐसे ही इन्होंने बताया ओमिशन डोनेट्स एज वेल एज अ सीरीज ऑफ ओमिशन एज अ सिंगल ओमिशन। मतलब सीरीज ऑफ ओमिशन जो है वो क्या कहलाएंगे, एक सिंगल ओमिशन में ही उन्हें काउंट किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, एक व्यक्ति को आप कंटिन्यू डेली भोजन नहीं दे रहे हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, इसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो आपने क्या करा, सीरीज ऑफ ओमिशंस करे हुए, पर उसे हम काउंट क्या करेंगे, एक ही ओमिशन के तौर पे काउंट करेंगे। तो सिंपल सा समझ लो, सीरीज ऑफ एक्ट, एक्ट का मतलब क्या है, सीरीज ऑफ एक्ट को हम एज अ सिंगल एक्ट मानेंगे, ऐसे ही सीरीज ऑफ ओमिशन को हम सिंगल ओमिशन मानेंगे। इतनी बात ये सेक्शन करती थी। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारी है वो एनिमल की बात करती है। एनिमल मतलब जीव जंतु। तो एनिमल जीव जंतु अगर बात करें आईपीसी में कहां डिफाइन था, तो इसके लिए सेक्शन सी 47, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के अंदर ये कहां डिफाइन है, तो ये सेक्शन 2 की सब सेक्शन 2 के अंदर डिफाइन है। तो जो सेक्शंस पहले थी उनको जो नंबर दिए गए थे वो इन्होंने सब 2 सब सेक्शन 2 के अंदर जो सब सेक्शन है उसके अंदर डेफिनेशन सारी की सारी दे दी हैं। तो एनिमल को समझते हैं। जनरली आम भाषा में आप एनिमल का मतलब कुछ और ही समझते हैं, पर कानून हमें एनिमल का मतलब बड़ा क्लियर बता देता है, और वो हमें बताता है एनिमल मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग। ये कहता है कि एनिमल का मतलब बड़ा सिंपल सा है, किसी भी जीवित प्राणी से संबंध है एनिमल का, अदर देन ह्यूमन मतलब आदमी मनुष्य को छोड़ दो, आप जो ह्यूमन कैटेगरी में आता है उसको छोड़ दो, तो बाकी जो भी है वो सब क्या है, एनिमल है। अब मैंने इसमें पिक्चर्स भी दी हुई है इसीलिए कि इसमें आपको जो भी दिख रहा है, लॉयन हो चाहे डियर हो चाहे छोटा सा कोई जीव हो, इनके अकॉर्डिंग वो सारी चीजें, इवन चींटी हो, चीटा हो, मधुमक्खी हो, कीड़े हो, ये उन सबको हमारा जो लॉ है वो एनिमल की डेफिनेशन में सम्मिलित करता है, सिर्फ मनुष्य को छोड़कर। इससे ज्यादा इसमें कुछ समझने की जरूरत है नहीं। आपको ये याद रखना है कि एनिमल पहले कहां डिफाइन था आईपीसी में, अब बीएनएस में कहां डिफाइन है। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो बात करती है चाइल्ड की, बालक की। तो मैं ये बता दूं आपको, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ये आईपीसी के अंदर नहीं थी। जी हाँ, ये आईपीसी के अंदर नहीं थी, इसे न्यूली एडिट किया गया, इसीलिए मैंने इसे पूरा ग्रीन से किया हुआ है। तो चाइल्ड बीएनएस में कहां डिफाइन है, 2 सबसेक्शन 3 में। आईपीसी में थी नहीं तो हम बात भी नहीं करेंगे कहां डिफाइन थी। तो चाइल्ड का मतलब क्या है, क्या हमें बीएनएस ने बताया चाइल्ड का मतलब, तो चाइल्ड का मतलब बीएनएस ने बताया कि चाइल्ड का मतलब कोई ऐसे व्यक्ति से है जो 18 साल से कम एज का है।
सिंपल शब्दों में मतलब समझो कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने 18 साल की एज पूरी नहीं की, कोई ऐसा बच्चा जिसने 18 साल की एज पूरी नहीं की है, वो बालक की कैटेगरी में आएगा। बस इतनी सी बात। फिर मैं यही आपको बता दूं कि एक कॉन्सेप्ट है क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपराधिक उत्तरदायित्व, मतलब कब माना जाएगा, कितने साल के बच्चे को आप पनिश कर सकोगे। तो बड़ा सिंपल बता दूं मैं कि 7 इयर्स और उससे कम के बच्चे को तो आप पनिश कर ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन में। 7 से 12 ईयर के बीच एक डिस्कशन आ जाती है कोर्ट के पास, और कोर्ट उसमें यह देखता है कि क्या बच्चे ने जब ऑफेंस करा तब उसका माइंड का डेवलपमेंट क्या था, क्या वो उस ऑफेंस को समझ पा रहा था, क्या वो ऑफेंस जो कर रहा था उसके नेचर को समझ रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग पनिश दी जाती है। अब यहां पे बीएनएस के अंदर 18 साल से नीचे के बच्चे को उन्होंने बताया कि चाइल्ड मानेंगे। तो आईपीसी के अगर आप पर्पज को पढ़ोगे तो उन्होंने उसमें डिफाइन करा कि यहाँ पे हम 18 साल बच्चे की एज तो बता रहे हैं, पर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड हो गया या कोई और लॉज हो गए, उसमें इसकी एज कम भी हो सकती है। और इन्होंने ये भी बताया कि क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एज कहीं पर हमने 12 साल रखी है, कहीं पे 12 से 16 के बीच रखी हुई है, तो वो चीज डिफर कर सकती है। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज के ऊपर हमारा जो यूएन कमेटी है उसने भी सिफारिश की है कि एज जो बच्चों की है वो 18 साल तक कर दी जाए, मतलब 18 साल से नीचे जो भी हो उसको आप पनिश ना करें, बड़ा एक स्किल कर दें। पर हमारे यहाँ की स्थिति देखते हुए हमने उसको किया कि अगर मान के चलो कोई बलात्कार जैसे ऑफेंस है उनके अंदर हमने एज कम करी हुई है, 12 से 16 के बीच करी हुई है। तो ये चीजें जैसे जैसे मैं डेफिनेशंस पढ़ाऊंगा आगे उनके साथ आपको बताता चलूंगा। साथ में आपको एक्स्ट्रा नॉलेज और दे दूं मैं कि जर्मनी के अंदर अगर मैं क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं, आपराधिक उत्तरदायित्व की बात करूं, तो 14 साल से नीचे के बच्चे को वो पनिश नहीं देते, 14 साल से ऊपर के बच्चे को वो पनिश करते हैं। अगर लंदन की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, वेल्स की बात करें, तो वहां पे ये एज 10 साल हो जाती है। स्कॉटलैंड के अंदर ये एज क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की 10 ईयर हो जाती। ये था एक बालक के बारे में, एक चाइल्ड के बारे में पूरा कंप्लीट। तो चाइल्ड का मतलब आप सिर्फ इतना समझो कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसने 18 साल की एज पूरी नहीं की, जो 18 साल से कम एज का है, बस। और चाइल्ड के अंदर मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर सभी आएंगे, कोई भी पर्सन हो, कोई भी हो, चाहे मेल हो, फीमेल हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारी है वो है काउंटरफीट की, कूटकरण की। हिंदी में काउंटरफीट को कूटकरण बोलते हैं। तो काउंटरफीट कूटकरण हमारा आईपीसी के अंदर कहां डिफाइन था, तो सेक्शन 28 के अंदर ये डिफाइन था। क्या थी सेक्शन जी हाँ 28। अब बात अगर हम उसी की करें कि काउंटरफीट कूटकरण हमारे बीएनएस में कहां जगह दी गई इसको, तो सेक्शन 2 का सबसेक्शन 4, आईपीसी में 28, बीएनएस में 2 सबसेक्शन 4। ग्रीन से लिखा हुआ है मैंने, आप समझ जाओ कि ये बीएनएस है, और रेड से लिखा है मतलब ये आईपीसी की है। तो क्या होता है काउंटरफीट कूटकरण, तो सबसे पहले ये समझते हैं। अब पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट, एक व्यक्ति को कहा जाएगा कि उसने काउंटरफीट किया है। कब कहा जाएगा? हु कॉज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग, कि पहले मैं इसको पढ़ देता हूं पूरा, फिर आपको इजी वे में समझा देता हूं। इंटेंडिंग, मैं लाइन करता जाऊंगा, इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेंबल ऑफ practice deception or knowing it to be likely that deception will thereby be practiced. Explanation इसका ये, it is not essential to counterfeiting that the imitation should be exact. It is not essential to counterfeiting that the imitation should be exact. Explanation 2 ये कहता, when a person cause one thing to resemble another thing and the resemblance is such that a person might be deceived thereby, it shall be presumed. ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रिजम्पशन से रिलेटेड है ये, तो इसको समझ लेते हैं पहले, ठीक है। अब मैं
एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल समझाऊंगा आपको, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अंटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूव, जब तक उसको प्रतिकूल प्रूव ना कर दिया जाए। अब मैं आपको बताता हूं, सपोज करो ये कोई मुकेश नाम का व्यक्ति है, ये मुकेश नाम का व्यक्ति है। अब ये मुकेश नाम का व्यक्ति ने क्या किया, काउंटरफीट कॉइन बनाया। कोई क्या करा इसने, कोई सिक्का बनाया, सपोज करो कोई करेंसी बनाई। तो ये कहना चाह रहे हैं कि कोई करेंसी बनाता है ऐसी कि वो ओरिजिनल की कॉपी लगे। जैसे ये सपोज करो ये 500 का नोट है, अब किसी ने बना दिया इसका हुबहू डुप्लीकेट 500 का। ये मुकेश भाई साहब हैं, इन्होंने ओरिजिनल की कॉपी करके ये 500 का नोट बना दिया। और इनकी इंटेंशन क्या थी, इस नोट को बाजार में चलाने की, जिससे किसी को डिसेप्शन हो जाए, किसी को घाटा हो जाए। जब आप किसी को नकली नोट दोगे तो किसी न किसी को तो घाटा हो गई। भाई ये मुकेश मान के चलो श्याम को दे देता ये नोट, तो श्याम को क्या होगा, घाटा होगा। या हो सकता है श्याम भी आगे चला दे किसी को, तो एनोदर घनश्याम हो, उसको घाटा हो जाए। पहली बात तो ये कि इंटेंशन होनी चाहिए, ठीक है। जो उसने सिक्का बनाया हुबहू, ठीक है, कॉपी करके सिक्का बना दिया हो, पहली बात। दूसरी, इंटेंशन होनी चाहिए कि उससे किसी को लॉस हो। तीसरी बात, नॉलेज होनी चाहिए, उसको ऐसी नॉलेज है कि अगर मैं ये जो बना रहा हूं ये नोट अगर मार्केट में मैं दे रहा हूं तो सामने किसी ना किसी को क्या होगा, इससे लॉस होगा। ये मुकेश किसी को भी देता है, इसको नॉलेज है, जानकारी है कि ये मैं जो बना रहा हूं इससे क्या होगा, नुकसान होगा आगे जाकर। तो नॉलेज हो या इंटेंशन हो, दोनों में से कुछ भी, मतलब दोनों में से एक चीज तो हो, तब जो काउंटरफीट है तब इसकी कंडीशन फुलफिल होती है कूटकरण की। अब इसका एक्सप्लेनेशन जो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है कि मुकेश ने जो ये नोट बनाया था ना 500 का, जरूरी नहीं बिल्कुल हुबहू एग्जैक्ट ही दिखे ये इसकी तरह। अगर थोड़ी बहुत कमी भी है तब भी हम इसे काउंटरफीट कहेंगे। अब मुकेश ने ये नोट बनाया 500 का, कोशिश तो पूरी करेंगे कॉपी करने की बिल्कुल, ताकि सामने बिल्कुल ओरिजिनल चला सके। पर नहीं बना, थोड़ा बहुत अगर नहीं भी एग्जैक्ट मिल रहा तो मुकेश ये नहीं कह सकता नहीं जी ये तो एग्जैक्ट मिल ही नहीं रहा, तो काउंटरफीट तो किया ही नहीं मैंने। तो वहां पे बड़ा क्लियर करता हमारा एक्सप्लेनेशन जो है, इसका स्पष्टीकरण 1 है, वो बड़ा क्लियर कहता है कि हुबहू होना जरूरी नहीं है, बस इतना काफी है कि आपकी इंटेंशन हो या नॉलेज हो, और आपने इस इंटेंशन या नॉलेज के साथ उस सिक्के को बनाया हो, कॉपी किया हो, रिजेंबल किया हो आपने, कि सामने वाले को क्या हो, प्रैक्टिसाइज डिसेप्शन हो, उसको लॉस हो। अब दूसरा इसका जो है एक्सप्लेनेशन, वो ये कहता है, इसी एग्जांपल से लेते हैं मुकेश से। सपोज करो कि मुकेश ने ये श्याम ही ले लो, चलो ये व्यक्ति श्याम है। मुकेश ने क्या करा, बहुत सारे नकली सिक्के बना के श्याम के यहां रख दिए। अब पुलिस ने जब रेड लगाई तो श्याम के यहां से सिक्के पकड़ गई। तो श्याम कोर्ट में ये नहीं कह सकता कि मुझे पता ही नहीं था मुकेश ने दिए, बिल्कुल नहीं। कोर्ट यहां पे मान के चलेगी क्योंकि आपके यहां से सिक्के मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है, यहां पे प्रिजम्पशन है कि आपको इसकी नॉलेज थी और आपको इसकी इंटेंशन थी, और आप इसको प्रैक्टिस डिसेप्शन के लिए मार्केट में ले जाना चाह रहे थे। तो यहाँ पे इन्होंने ये बता दी कि प्रिजम्पशंस वो कब तक रहेगी, उपधारणा वो कब तक रहेगी श्याम के ऊपर, तो बता दे कि जब तक श्याम खुद ही उसको डिस्प्रूव ना कर दे, जब तक श्याम ये प्रूव ना कर दे। अब श्याम प्रूव कैसे करेगा, कुछ रिकॉर्डिंग देगा मुकेश की, या कुछ वो वीडियो दिखाएगा कि भैया मुकेश ने कैसे मेरे को फोन पे बोला कि यार भाई ये सामान है इसको रख लो। अब मुकेश, हो सकता है ऐसा भी कि श्याम को ना पता हो, कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। अब और एग्जांपल बताऊं, मुकेश चलो क्या है, फेक करेंसी लेके जाता है, किसी ऑटो में बैठ जाता है, ऑटो वाले को बोल देता है इसमें क्या है, मेरा सामान है। अब गाड़ी पकड़ ली तो गाड़ी भी जाएगी और जो ड्राइवर है उसे भी पार्टी बनाया जाएगा। प्रिजम्पशंस तो यही है कि भाई साहब आपको नॉलेज होगी इसके बारे में, पर हो सकता है ना नॉलेज हो। तो जो ये श्याम भाई साहब है, इनको मौका है भाई साहब ये अपने आप को डिस्प्रूव करें। ऐसे मैंने ऑटो का एग्जांपल दिया, तो ऑटो वाला डिस्प्रूव करे कि भाई इसको क्या बोला था, तो उसके लिए कोई प्रूफ दे। तो यही जो एक्सप्लेनेशन 2 है वो यही कहता है
कि तब तक उसकी अवधारणा कोट करेगा, प्रिजम्पशन करेगा, उसको प्रिज्यूम करेगा, जब तक कि जो व्यक्ति है उसको डिस्प्रूव ना कर दे कि ये हमारा नहीं है, हमें ना इसकी इंटेंशन थी, ना हमें इसकी नॉलेज थी। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, काउंटरफीट का मतलब सिंपल सा है कि कोई व्यक्ति सेम कोई चीज बनाता है इस वजह से कि उसको मार्केट में चलाया जा सके प्रैक्टिस डिसेप्शन के लिए, ठीक है, और उसको नॉलेज है या तो इंटेंशन है, दोनों में से कोई। पर ये बड़ा क्लियर सा इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि हूबहू उसकी रिजेंबल होना जरूरी नहीं है सिक्के का या किसी और चीज का, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है कि अगर किसी के यहां से कोई चीज मिल गई है तो प्रिजम्पशन कोर्ट मान के चलेगा कि ये चीज आपके यहां से मिली है, और यहाँ पे वर्ड सेल प्रिज्यूम है, तो जज साहब की भी चॉइस बिल्कुल नहीं है। जज साहब बिल्कुल मान के ही चलेंगे कि जी ऐसा ही हुआ है, और जब तक आप डिस्प्रूव खुद ना कर दो उसको। तो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट। The term for which the court direct the offender to be imprisonment in default of payment of fine shall not exceed। ये कहना चाहते हैं हमसे, ये पूछना चाहते हैं आपसे कि अगर कोई पेमेंट है जिसको फाइन किया गया था और वो फाइन नहीं दे पाया, तो उस फाइन के डिफॉल्ट में कितनी सजा कोर्ट हमें दे सकेगा, वो जज साहब कितनी सजा दे सकेंगे? तो 1/3, 1/3 दे सकेंगे, आधी दे सकेंगे, हाफ, 1/4, 1/4 दे सकेंगे, 2/3 मतलब 2/3 दे सकेंगे। तो कितनी सजा दे सकेंगे? आंसर इज 1/4। अब हम अगर सेक्शन 65 आईपीसी पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा है कि जज साहब 1/4 तक सजा दे सकते हैं जो ऑफेंस है उसमें जितनी पनिशमेंट है। मान लो किसी ऑफेंस के अंदर 4 साल पनिशमेंट है, तो उसको मैक्सिमम जो सजा दे सकेंगे वो 1 साल दे सकेंगे, क्योंकि 4 साल है तो 1/4 दे सकेंगे। 65 सेक्शन आईपीसी की आप पढ़ लेना। अगर बीएनएस में देखना है आपको तो सेक्शन 8 की सबसेक्शन 3। आंसर इज सी। A is beating Z by interference and A intentionally strikes Y here। मैं आपको इसको इसी तरीके से समझा देता हूँ। A है Z को मार रहा है, अब ये भाई साहब थोड़े चौधरी बन के गए, इंटरफेरेंस वगैरह करने लगे। अब A ने क्या करा, इंटेंशनली क्या करा, बाई में ही धर दिया खींच खींच के, ठीक है। तो अब ये बात करी जा रही है कि A को लाइबल टू 1 पनिशमेंट फॉर वॉलंटरी कॉजिंग हार्ट टू Z एंड टू अनदर। तो वो Z के लिए तो होगा ही होगा कि किसी और के लिए भी होगा। तो आप समझो, दिमाग लगाओ, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, वैसे ही आ जाएगा। तो ये आंसर इसका है राइट बिल्कुल, क्योंकि किसी ने बीच बचाव किया तो गलत थोड़ा कर दिया। इंटेंशनली आप जाके उसको मारने लगोगे तो इंटेंशन जहां आ गई वहां तो आपने ऑफेंस कर दिया फिर। तो आंसर इज डी। इसका आंसर हो गया सी और इसका हो गया डी। नेक्स्ट देखते हैं। ए इज अ वर्क विथ अ hatchet, the head flies off and kills a man who is standing by. No want of proper caution on the part of A. His act is murder, culpable homicide, not murder. His act is excusable, not an offense, causing death by negligence. यहाँ पे एक व्यक्ति है, लकड़हारा है, वो कुल्हाड़ी से लेकर पेड़ पर कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काट रहा है, और उसने जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए उसने सारे लिए हुए हैं। उसने वार्निंग का वो सिंबल भी लगाया हुआ है। अब उस पेड़ के नीचे कोई खड़ा हो जाता है और उस कुल्हाड़ी का फलक निकल के उसके लग जाता है। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या ऑफेंस उसने किया है जो लकड़हारा है? क्या उसने मर्डर किया है? क्या उसने कल्पेबल होमिसाइड किया है? उसका एक्ट जो है एक्सक्यूजेबल है, ऑफेंस नहीं है, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। क्या जो डेथ ये हुई है वो नेग्लिजेंस के द्वारा हुई है? बताओ। विधिपूर्ण कार्य करने में घटना। तो आंसर इज, इसका आंसर डी होगा। आपको सेक्शन में बताऊं, आपको 80 का इलस्ट्रेशन देखो आप। 80 का आंसर इज, इसका आंसर सी होगा। इसका 80 का इलस्ट्रेशन देखें। ही इज एक्सक्यूजेबल, नॉट एन ऑफेंस, ठीक है। अब ए, अ ब्लैक स्मिथ, जो ए व्यक्ति है वो एक सुनार है, इज सीज्ड बाय अ गैंग ऑफ डकर्स। अब उसको घेर लिया गया है डकर्स के द्वारा, एंड फोर्स और बाय थ्रेट ऑफ इंस्टेंट दैट टू टेक हिज टूल एंड टू ओपन द डोर ऑफ बीज हाउस। द डकर्स 10 in numbers लूट्स बी मनी एंड ज्वेल्स एंड किल बीज सन।
ए। यहाँ पे ये बात है कि एक ज्वेलर से उसको डकैत घेर लेते हैं, उसको धमका देते हैं और उसका टूल ले लेते हैं, और टूल के जरिए वो क्या करते हैं, उससे टूल लेते हैं इसलिए कि दूसरे के यहाँ से डकैती करनी है। तो जो उसका पड़ोसी होता है उसके यहाँ वो डकैती करते हैं, और जो डकैत है वो संख्या में ज़्यादा है, 10 है लोग। अब उसके बाद वो क्या करते हैं, जो बी है इसका ए का पड़ोसी, उसके घर लूट मचाते हैं और ज्वेलरी लूट लेते हैं, पैसे लूट लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, बी का जो बेटा होता है उसे मार देते हैं। अब यहाँ पे जो ए व्यक्ति था, जो जिसने टूल अपने दिए थे, इसने क्या ऑफेंस किया है, इज गिल्टी ऑफ डकैती, क्या वो अपराधी है डकैती ऑफ मर्डर का, या हाउस ब्रेकिंग का, अबेटमेंट ऑफ डकैती का, या इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस, वो किसी भी अपराध का अपराधी नहीं है। इज गिल्टी ऑफ मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती, वो डकैती की प्रिपरेशन करने का अपराधी है। तो बताओ क्या होगा आंसर। तो आंसर इज सी, सेक्शन 94 आईपीसी। और इसकी अगर आपको कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन बीएनएस में देखनी है तो 32 देख सकते हो आप, जो बात करती है एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट, मतलब वही कार्य जिसको करने के लिए किसी व्यक्ति को धमकियों द्वारा या फोर्स द्वारा विवश किया गया हो। तो यहाँ पे हमारे जो ज्वेलर साहब हैं, ब्लैक स्मिथ साहब हैं, उनको डकैतों ने घेर लिया, अब जबरदस्ती उनसे टूल ले लिए। अब ऐसे में करेगा क्या आदमी, टूल तो देने ही पड़ेंगे। तो आंसर इज सी। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल, और पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऑलरेडी टेलीग्राम की लिंक डाल रहा हूँ, आप वहाँ से जाके उसको इजीली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इवन क्यूआर कोड स्कैन करके भी आप पीडीएफ ले सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। आपका मोटिवेशन मुझे मिलता रहेगा तो मैं और वीडियोज़ बनाता रहूँगा, पूरी सीरीज़ कंप्लीट करता रहूँगा। हालांकि आपका मोटिवेशन मुझे भरपूर मिल रहा है, डे बाई डे मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। थैंक यू सो मच वाचर्स। फिर कल इससे आगे का जो सेक्शंस होंगी उनको लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।